हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वन शॉट में ही करेंगे इसे भी। तो एमसीक्यूज से शुरू करते हैं। एमसीक्यूज में रीड करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे बोला है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन दिस इज आर इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, अभी तक आपका थ्योरी में ज़्यादा कुछ अच्छे से हुआ नहीं है, तो हो सकता है आपको एक्सरसाइज में कुछ समझ में ना आए। तो बेहतर यही है कि आप पहले थ्योरी को परफेक्ट करो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, और उसके बाद इस लेक्चर को आप देखो, तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, और वरना फिर आपको कुछ खास समझ में आने वाला नहीं है। फॉर्मूला वार्मूला याद रहेगा, सब कुछ सही रहेगा तो ही आएगा। ठीक है, चलो। तो रेट का ये फॉर्मूला होता है। मुझे बता दो जल्दी से, इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है तुम्हें? ऑर्डर की बात करें तो वो 2 दिख रहा है, ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे, क्योंकि ए की भी पावर 1 है और बी की भी पावर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 2। ठीक है, ऑप्शंस रीड करते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर बोथ डबल्ड। हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये आर जो है वो डबल कब हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोला है कि ए और बी को डबल कर दो तो डबल हो जाएगा। चेक करते हैं। ए को हमने 2a कर दिया, बी को हमने 2b कर दिया, तो 2 2 ये तो 4 टाइम्स हो गया। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दो और बी को कांस्टेंट रखो। चेक करते हैं। ए को हमने डबल कर दिया और बी को कांस्टेंट रखा, हाँ 2 टाइम्स हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। सी को भी चेक कर लेते हैं। सी में बोल रहा है बी को डबल कर दो और ए को आधा कर दो। चेक करते हैं। ए को आधा कर दो मतलब a/2, बी को डबल कर दो मतलब 2b, तो 2 से 2 खत्म, तो ये 1 टाइम ही रह गया, तो सी भी हमारा सही नहीं है। डी में बोल रहा है ए को कांस्टेंट रखो और बी को आधा कर दो। बी को आधा कर दोगे तो b/2, ये तो आधा हो जाएगा, तो 1/2 ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर विच यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर दिस। तो अगर आपको याद हो तो ये यूनिट के की तब होती है जब ऑर्डर 0 होता है। बट अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ। देखो देखो, जनरली आप लोग इसको हाफ लाइफ से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हाफ लाइफ और के बीच में रिलेशन हमें पता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इज इक्वल्स टू होता है ln2/k, है ना? तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के इज इक्वल्स टू आ जाएगा ln2/t हाफ। टी हाफ बोल दो या टी ही बोल दो, क्योंकि यूनिट की बात कर रहे हैं तो वहां पे कंसेप्ट का कुछ खास वो नहीं है। ठीक है, तो ln2 तो कांस्टेंट है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? 1/s, मतलब s इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में के का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड इनवर्स। फिलहाल ये तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, तो फर्स्ट ऑर्डर तो गलत है। फिर जीरोथ ऑर्डर में बात करें तो जीरोथ ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला होता है a0/2k। क्या होता है? a0/2k। तो k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a0/2t हाफ। ठीक है, तो ए नॉट का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, मतलब मोल डीएम की पावर -3। और अगर पर डीएम क्यूब लिख रहे हो तो पर लगा दो और ये प्लस कर दो, और नहीं लिख रहे हो तो पर हटा दो और वो माइनस कर दो, दैट्स इट। और नीचे 2t हाफ है, मतलब सेकंड है नीचे, तो ये आ जाएगा मोल डीएम की पावर -3, सेकंड भी ऊपर आएगा तो सेकंड की भी पावर -1। तो ये आ गया हमारा जीरोथ ऑर्डर आंसर, सही है। सेकंड का हमें फॉर्मूला पता है। सेकंड में टी हाफ का फॉर्मूला होता है a0/k। ठीक है, तो जीरोथ ऑर्डर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ में आया? चलो, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज दिस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? वैल्यू वैल्यू देखने लगते हैं, 4.98 है, इसका सेंस क्या है, ये वो नहीं। वो तुमसे खेल रहा है। बेसिकली उस तुम्हें यूनिट देखना है बस। यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स, तो ऑर्डर होगा फर्स्ट। यूनिट देख के तुम कैसे ऑर्डर निकाल लोगे? ऑर्डर का कोई कैलकुलेशन हमने सीखा है क्या पूरे चैप्टर में? नहीं ना। ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल होता है ना। तो यूनिट देख के तुम निकालना है इसको, तुम्हें कोई वैल्यू देख के नहीं करना है। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन भी। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेक्चर के दौरान, बट ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 90% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो टी है। तो 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमें पता है टी का फॉर्मूला होता है 1/k ln a0/at। 90% कंप्लीशन मतलब कितना? ठीक है, 90% कंप्लीशन मतलब बचा कितना? 10%। ठीक है, तो देखो होगा कैसे। टी 90 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आया 1/k ln a0/at। बचा कितना? अभी बचा कितना बताओ? 90% कंप्लीट हो गया तो बचा 10%। 10% मतलब 10/100। 10/100 मतलब 0.1, तो 0.1 a0 बचा हुआ है।
ठीक है, 90% चला गया तो बचा कितना, 10%। 10% मतलब 0.1, तो 80 कितना आ जाएगा, 0.1 ए नॉट। ठीक है, तो ए नॉट से ए नॉट खत्म, तो T90 आ गया तुम्हारा 1/k ln 1/0.1 कितना होता है, 10, तो इसको दे दो नंबर 1। अब फॉर्मूला लगाओ T99.9 के लिए, तो वो आएगा 1/k ln ए नॉट अपॉन 80। अब इसके लिए 80 बताओ कितना आएगा, 99.9% खत्म हो गया, तो बचा कितना, 0.1% ऑफ ए नॉट। ठीक है, अच्छा ए नॉट साथ में क्यों आ रहा है, क्योंकि ए नॉट का 0.1% बचा है ना, तो ए नॉट तो बगल में आएगा ही। 0.1% मतलब 0.1/100, मतलब 0.001 ए नॉट। ठीक है, तो T99.9 इज इक्वल्स टू 1/k ln ए नॉट, 80 की जगह आ जाएगा 0.001 ए नॉट। ठीक है, तो ये आ गया 1/k ln 1/0.001 हो जाएगा 1000। ठीक है, ए नॉट खत्म, ये हो गया नंबर 2। अभी क्या करना है, हमें दोनों को डिवाइड कर देना है। जब भी आपको ऐसा दो दो हाफ लाइफ का कुछ दे तो हमेशा डिवाइड कर देने का। ठीक है, सो 1/2, 1/2 करोगे तो T90 अपॉन T99.9 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/k तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ। T90 पे बचा ln 10 और नीचे बचा ln 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln 10, ln 1000 को मैं लिख सकता हूँ ln 10 की पावर 3, और T90 हमें क्वेश्चन में दे रखा है T है। ठीक है, तो T90 की जगह मैं T लिख देता हूँ, और ये T99.9 हमें कैलकुलेट करना है। फिर ये देखो ln 10 की पावर 3 में 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है। ln 10 खत्म, ये है T और ये है T99.9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T99.9 कितना आ गया, 3T। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? चलो, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट पे देख लो, समझ जाओगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, स्लोप ऑफ ग्राफ दिस वर्सेस टी इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो ग्राफ तो किसी को याद रहता नहीं है ना, तो ग्राफ को हम लोग बनाएंगे। देखो, हम जानते हैं कि ln A0 माइनस ln A t इज इक्वल्स टू KT होता है। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला, ये तो आपको पता है। नहीं पता है तो डिराइव कर लो कैसे। ये तो पता है ना कि T इज इक्वल्स टू 1/k ln A0/AT होता है। ठीक है, तो K को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो KT इज इक्वल्स टू ln A0/AT होता है। ठीक है, तो ln m/n तो मतलब ln m माइनस ln m, तो ln A0 - AT इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, डिराइव कर लो, और क्या इसमें कोई भारी कोई बड़ी बात नहीं है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, ln AT और T के बीच में बनाना है। तो ln AT को एक साइड करो और KT को इस साइड करो, तो ये आ जाएगा, देखो ln AT इज इक्वल्स टू ln A0 - KT। ठीक है, अच्छा, तो ये आ जाएगा, देखो ln AT इज इक्वल्स टू -KT प्लस ln A0। ठीक है, अब देखो, हमें ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, ln AT और T के बीच में। तो ये हमारा y होगा और T हमारा x होगा। ग्राफ जिसके जिसके बीच में बनता है y और x, ऐसे होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx+c। तो कोरोलरी करो, यहाँ पे कोरिलेट करो, तो c की वैल्यू आ जाएगी ln A0 और m की वैल्यू आ जाएगी -k। इसका मतलब m की वैल्यू हो गई -k और c की वैल्यू हो गई ln A0। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब m की वैल्यू पूछा है, तो m की वैल्यू आ गई है -k। दैट्स इट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर 0.8 से 0.2 जाने में 12 घंटा लगता है तो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भैया हमारा जो शुरू में था वो था 0.8 मोलर कंसंट्रेशन, और अब बचा है 0.2 मोलर कंसंट्रेशन। टाइम लगा है 12 घंटा। ठीक है, तो पहले के निकाल लेते हैं, और एक बार के आ गया तो हाफ लाइफ का के से फॉर्मूला हमें पता ही है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, के इज इक्वल्स टू 1/T ln A0/AT। देखो, k इज इक्वल्स टू 1/T, टी कितना है 12, ln A0 कितना है 0.8, AT कितना है 0.2, तो ये हुआ 1/12, और ये ln 0.8 0.2 पॉइंट पॉइंट से हमें उड़ा दो, 2 4 8, तो ln 4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/12 ln 4। ठीक है, ln 4 को मैं लिख देता हूँ ln 2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूँ 2/12 ln 2, तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ गया ln 2/6। चलो देखो, फिर से दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे नहीं होगे तुम, पूरा यकीन है नहीं समझे होगे। देखो, तो के की वैल्यू ये आ गई ना, चलो छोड़ दो। हमें क्या निकालनी है, हमें हाफ लाइफ निकालनी है।
तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टी हाफ लाइफ। टी हाफ का फॉर्मूला होता है ln2/k, है ना? तो ln2, के कितना है? के है 1/12 ln4। ठीक है, 12 चला गया ऊपर, ये ln2, और नीचे ln4 ठीक है। अब ये देखो 12 ln4 को मैं लिख देता हूँ ln2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12/2, और ये ln2/ln2। तो ln2 खत्म, 2 6 12, तो ये आ गया 6। तो हाफ लाइफ कितनी आ गई? हाफ लाइफ आ गई 6। ठीक है, तो 6 घंटे यहाँ पे हाफ लाइफ हो गई आपकी। करना कुछ नहीं है, आपको जो रिलेशन दिया हुआ है उससे एक वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालनी है। मतलब के निकालना है पहले, उसके बाद टी हाफ निकालना है, दैट्स इट। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? द रिएक्शन ऑकर्स इन 2 स्टेप। तो इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बनता है और रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है। तो देखो वो है कौन? पहले ClO- था, ClO2- बना, ClO2- अभी भी है, लेकिन एंड में ClO2- गायब हो गया। तो होगा क्या कि पहले स्टेप के रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में वो दिखेगा और दूसरे स्टेप के रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में वो दिखेगा, है ना? तो यहाँ पे जो ClO2- है वो आपका क्या हो गया? रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। क्यों? क्योंकि ClO- आपका देखो रिएक्टेंट में था और ClO3- प्रोडक्ट में है, Cl- भी प्रोडक्ट में है, लेकिन ClO2- जो था वो बीच में आया और बीच में ही गायब हो गया, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा, है ना? तो ऐसा एलिमेंट जो बीच में आए और बीच में गायब हो जाए, मतलब प्रोडक्ट साइड में ना दिखे या रिएक्टेंट साइड में ना दिखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। फर्दर, द एलिमेंट्री रिएक्शन इज। अब इसमें देखो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर पूछ रहा है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? रेट 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 ऑफ रिएक्शन लिखो इसका, तो R इज इक्वल्स टू के, रेट लॉ के हिसाब से, और कंसंट्रेशन ऑफ O2। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो स्टोकियोमेट्रिक होगी वही हमारी पावर होगी, है ना? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मैंने बोला था ऑर्डर हम लिख सकते हैं खुद से, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना आ गया? पावर 2 है, तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया सेकंड। और मॉलिक्यूलरिटी, दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो बाय मॉलिक्यूलर एंड सेकंड ऑर्डर, दो एलिमेंट इन्वॉल्व तो बाय मॉलिक्यूलर, और ऑर्डर कितना? 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज R इक्वल टू दी, दस के वुड इंक्रीज विथ। अब ये क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग B C D के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन भूल रहे हो मेरी, जो मैंने लेक्चर के दौरान रिपीट किया था। के डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। मैक्सिमम लोग फार्मूला वाइज सोचने लगेंगे कि भाई ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे, तो NO2 बढ़ेगा या Cl2 बढ़ेगा तो उसके हिसाब से के घटना चाहिए। के तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर कभी डिपेंड नहीं करता। मैंने 4 5 बार रिपीट किया था लेक्चर में। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और कोई टेम्परेचर के बारे में है नहीं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पे हमें हीट देनी पड़े, है ना? EF एक्टिवेशन एनर्जी है, और ER जो है वो रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के दौरान हमें एनर्जी देनी पड़ी होगी, ठीक है, और रिवर्स आते टाइम हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ी होगी क्योंकि हमने एक बार एनर्जी दे रखी है। तो हमने एक्टिवेट करने के लिए रिएक्शन को, एंडोथर्मिक है तो हमने एनर्जी शुरू में ज्यादा दी होगी, हमने शुरू में हीट हमने दी होगी, और बाद में उसकी जरूरत उसको नहीं पड़ी होगी। तो EF और ER में से बड़ा कौन होगा? इसमें EF बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट चाहिए होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी चाहिए होती है इसमें, तो इसकी वजह से EF बड़ा होता है। और रिवर्स में आओगे तो वो तो, उसमें तो एनर्जी की जरूरत फिर पड़ेगी नहीं, है ना? तो इसकी वजह से इसमें EF बड़ा होगा। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फर्दर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस, तो सिंपल होंगे ये तो। फर्स्ट, फॉर द रिएक्शन दिस, व्हाट इज द रिलेशनशिप अमॉन्ग दिस एंड दिस। तो आपको पता ही है, रेट ऑफ एसोसिएशन और रेट ऑफ डिसएसोसिएशन पूछ रहे हैं ना, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहे हैं। तो N2 क्या है? गायब हो रहा है, तो इसको जब लिखोगे तो माइनस में लिखोगे तो -dN2/dt। कोएफिशिएंट कितना है इसका? तो 1 ही है। इज इक्वल्स टू, H2 जो है वो भी गायब हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, गायब हो रहा है तो माइनस, कोएफिशिएंट है 3 तो 1/3 dH2/dt। इज इक्वल्स टू NH3 आ रहा है और कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो 1/2 dNH3/dt। अपीयर हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो कुछ साइन नहीं आएगा तो भी चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही रिलेशनशिप है। CH3Br प्लस OH- दिस रेट लॉ दिखा दिया यहाँ पे। R इज इक्वल्स टू K टाइम्स CH3O CH3Br, ठीक है, इंटू OH-, ये आ गया यहाँ पे रेट लॉ। क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछ रहा है ए में, हाउ डज द रिएक्शन रेट चेंजेस इफ OH- इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 5।
मतलब ओ एच माइनस को हम 5 टाइम्स अगर कम कर दें तो आर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे सी एस थ्री बी आर के बारे में इन्हें देना चाहिए था कि उसे कांस्टेंट रखा है या क्या कर दिया, तो कुछ बोला नहीं है, तो हम मान लेंगे कि सी एस थ्री बी आर को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट रहा है और ओ एच माइनस 5 टाइम घटा है तो ऑब्वियसली आर भी 5 टाइम घटेगा। ठीक है, तो आर विल ऑल्सो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 5, ऐसा आपको आंसर में लिख देना है। आर विल ऑल्सो डिक्रीज by a factor of 5. That's it. Next, what is the change in rate if concentration of both reactants are doubled? ठीक है, मतलब इसकी भी कंसंट्रेशन डबल कर दी और इसकी भी कंसंट्रेशन डबल कर दी तो दो दूनी 4 गुना बढ़ जाएगा आपका रेट। तो रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर एन ओवरऑल रिएक्शन एंड एक्सपोनेंट लॉ, इन व्हाट केसेस कोएफिशिएंट्स आर द एक्सपोनेंट्स। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, कि जो कोएफिशिएंट होते हैं रिएक्शन के, वो जो होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है उनको, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बोला है बेसिकली। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कुछ और नहीं बल्कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं वो एक्सपोनेंट्स कब बनते हैं, इन व्हाट केस, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में क्या होता है कि एक्सपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, और बाकी केसेस में, इन ऑल अदर केसेस मे और मे नॉट भी। हो सकता है बाकी के केसेस में भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, मे और मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस केस में एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल आ जाते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। What is the collision between reactant molecule? Why all collision between reactant molecule do not lead to chemical reaction? मतलब कॉलिजन तो बहुत सारे होते हैं बट सारे कॉलिजन के कारण केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं होता। तो ये मैंने कॉलिजन थ्योरी में आपको समझाया था कि कॉलिजन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना। और मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसको पोज करना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसको पोज करना चाहिए, जिसके बाद ही रिएक्शन ऑकर होगा। ऐसा जरूर देखो, अभी दो लोग फाइट कर रहे हैं तो क्या जरूरी है दोनों के फाइट करने में दोनों इंजर्ड हो जाएं। दोनों के इंजर्ड होने की कुछ कंडीशंस होंगी, या तो उसके किसी वीक पार्ट पे मार दो तुम, नाक वाक पे मार दो, आंख पे मार दो, या कहीं ऐसा जगह मार दो जहां पे जल्दी से खून आ जाए या जल्दी से उसको इंजरी हो जाए, है ना। होठ पे मार दो, है ना, तो इंजरी हो जाएगी जल्दी। बट तुम उसकी पीठ पे मार रहे हो या सीने पे मार रहे हो या फिर शोल्डर पे मार रहे हो तो वहां से इंजरी थोड़ी होगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है, एक सही दिशा में आना जरूरी है। और एक पावर जनरेट करनी होगी ना आपको। आप समझ लो होट पे ही मार रहे हो लेकिन वैसे मार रहे हो तो कुछ थोड़ी होगा उसको। लेकिन अगर एक तगड़ी फाइट मारते हो, तगड़ा पंच मारते हो तो खत्म हो जाएगा इंसान, मतलब इंजरी हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए भी वैसे ही कंडीशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ काइनेटिक एनर्जी पोज करना चाहिए, उसके बाद ही कोलिजन के कारण केमिकल रिएक्शन होगा। बाकी के कोलिजन से केमिकल रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वही मैंने बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो एक पार्टिकल को चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शन हो, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो एक पार्टिकल को चाहिए केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए, व्हाट इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर का तो आपको पता ही है, अभी अभी शुरू में ही आपने देखा, मोल डीएम की पावर -3 एस की पावर -1। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, मोल की पावर -1 डीएम की पावर क्यूब और एस की पावर तो -1 ही होगा। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, इफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड एंड कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है तो डीएम की जगह जस्ट एल कर दो, डीएम क्यूब की जगह क्या कर दो, एल कर दो। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल इनवर्स। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। वन सेंटेंस है तो सिर्फ आपको हर एक टर्म का बारे में लिख देना है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर -ए बाय आर टी। लिख दो, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस, सॉरी आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, ई क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ए क्या है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, के क्या है रेट कांस्टेंट। बस यही टर्म्स आपको लिख देनी है, दैट्स इट। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, देखो इसको ऐसे लिखना है आपको, सम रिएक्शंस occur in multiple step, some reactions occur in multiple step, the slowest step in that reaction, the slowest step in that reaction is RDS, rate determining step। rate determining step कौन है, slowest step।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। तो आपको पता ही है यार कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का रिलेशन आता है ln2/k, और जीरो ऑर्डर में रिलेशन आता है टी हाफ का a0/2k। दैट्स इट। ठीक है, चाहिए तो ln2 की वैल्यू डाल दो। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए जो रिलेशन है वो आता है टी हाफ इज इक्वल्स टू a0/2k। चलो, हाउ डू हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर चेंजेस विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर तो इंडिपेंडेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब तुम चाहे 100 मोलर कंसंट्रेशन की सामान रख दो, फिर बहुत ही ज्यादा रख दो, वो उतने ही टाइम में हाफ लाइफ उसकी आएगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर की बात करें, ये लीनियरली डिपेंड करता है, क्योंकि a0/2 के आता है ना, तो a0, ए स्क्वायर नहीं है, a0 है सिर्फ। ठीक है, पावर 1 है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ओ ओ 17 क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व करते देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इसमें, हाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको वही एक्सप्लेन कर देना है कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और कोई रिएक्शन है A+B गिव्स C, है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, dA/dt लेते हैं, dV/dt लेते हैं, dC/dt लेते हैं ना। इस तरीके से आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन कर देना है। समझिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया था किस तरीके से एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बीच में जब मैं फर्क बता रहा था, तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में जैसा बताया था वैसा आप इसमें लिख सकते हो, ऑन से लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये तो करा दिया यार क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A reaction takes place in two steps. NO plus Cl2 gives out NaCl2. NoCl2 plus NO gives out 2NoCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि भैया रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है। तो मैंने बोला इंटरमीडिएट वो है जो रिएक्शन के बीच में आए और रिएक्शन के बीच में ही गायब हो जाए। मतलब वो ना रिएक्टेंट साइड पे हो ना प्रोडक्ट साइड में हो, लेकिन बीच में कहीं पे प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो वो कौन है। मेरे हिसाब से NoCl2 है, क्योंकि NoCl2 जो है वो बीच में प्रेजेंट है, लेकिन ना तो रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है ना तो प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे NoCl2 क्या आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा बाय द वे, ओवरऑल रिएक्शन आएगा NO प्लस Cl2। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमेशा दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो NO प्लस Cl2, और ये भी एक NO है, तो 2NO प्लस Cl2 गिव्स आउट 2NoCl। ये आ गया ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, समझिए, ओवरऑल ऑर्डर कभी भी लिखना हो तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर देने का, NoCl2 कट जाएगा, NO 2NO हो जाएगा, तो 2NO, ये थर्मोडाइनमिक्स में और आप समझ जाओगे, टेंशन मत लो, गिव्स 2NoCl। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ही हो गया। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, NoCl2 है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, 2 है, क्योंकि हर एक स्टेप में दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। दैट्स इट। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड फर्स्ट, ये तो करा रखा है यार, देख सकते हो। जीरोथ ऑर्डर का ग्राफ बता दो। जीरोथ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, A0 - AT इज इक्वल टू KT, यही होता है ना। तो बस इसका ग्राफ बना दो, यहाँ पे लगा दो AT, यहाँ पे लगा दो T। ठीक है, AT और T के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, AT इज इक्वल टू A0 - KT। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ। ठीक है, तो ये सब भी करा रखा है वैसे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन लिख दो, एग्जांपल वगैरह मैंने दे रखा है ऑलरेडी, नोट्स होगा आपके पास, उसमें देख लो। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू लीड टू प्रोडक्ट, ये भी बता रखा है भाई, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, मिनिमम कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना। ये भी आपके नोट्स में होगा, देख सकते हो। अगर हमारे यहाँ से पढ़े हो तो, हमारे यहाँ से नहीं पढ़े हो इसका मतलब पढ़े ही नहीं हो तुम। मतलब अगर हमारे यहाँ से ना पढ़ने के बाद तुम्हारे पास नोट्स में वो चीज़ नहीं है, इसका मतलब तुम पढ़े नहीं हो फिर, है ना। तो पढ़ो एक बार। हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज विद द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन द विजुअल। सेम वही कैटलिस्ट वाला स्टेप बता देना इसमें, कि कैटलिस्ट एक नया पाथ बना देता है, और ये वाला ग्राफ आपको बना देना है कि भाई इस तरीके से पहले लग रहा था, ये विदाउट कैटलिस्ट है, WOC मतलब विदाउट कैटलिस्ट, और ये हो गया WC मतलब विद कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट में क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। दैट्स इट, यही ग्राफ के द्वारा आपको बताना है। एक्सप्लेन द विल फॉर हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स इट। इसमें K इज इक्वल्स टू A e⁻⁻⁻ तो इसमें आपको पता ही है भाई कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो घटेगी, और ये ओवरऑल क्वांटिटी घटेगी तो ये बढ़ेगा।
तो के भी बढ़ेगा, तो इसीलिए टी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। क्या बोल दिया? बहुत तेज करा रहे हो सर, स्लो स्लो कराओ, फिर लोग रोने लगते हैं। देखो, के इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई की पावर ई ए बाय आर टी। माइनस ई ए बाय आर टी था तो मैंने उसको नीचे ले लिया, इतना तो समझते हो ना? इतना नहीं समझते तो फिर मेरी गलती नहीं है। तो देखो, अगर यहाँ पे टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ तो इस पूरी क्वांटिटी के साथ क्या होगा? इस पूरी क्वांटिटी में डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। पूरी क्वांटिटी घटेगी तो ई की वैल्यू भी घटेगी। और यहाँ पे डिनोमिनेटर अगेन घट रहा है, अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो के बढ़ेगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता है तो के बढ़ता है। बस इसी चीज को आपको अपने शब्दों में लिख देना है। और फिर एक्टिवेशन एनर्जी से भी देख लो। एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ाई आपने तो ये ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। ई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ए की वैल्यू, ये मतलब ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, तो के की वैल्यू घट जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी, मतलब के घटेगा। डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रखा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली करा रखा है, देख सकते हो आप लोग। इंटीग्रेटेड रेट लॉ करा रखा है, देख लो। प्रेशर के टर्म्स में वो भी करा रखा है, देख लो। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सब करा रखा है, देख लो यार। आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली कैसे करोगे? ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिया था लेक्चर के दौरान, बस वही है यार। ठीक है। ग्राफिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, सेम आर्हेनियस इक्वेशन वाला ही है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ग्राफिकल, यही चीज। ये वाला जो ग्राफ बनाया ना कैटलिस्ट के लिए, यही ग्राफ आपको वहां बनाना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, 16 मतलब इसमें, समझिए। चलो, इसमें क्या बोलते हैं? फॉर द रिएक्शन दिस फाइंड द रेट लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रेट लॉ पता करना है। रेट लॉ में फिलहाल हमें इतनी चीज पता है कि आर इज इक्वल्स टू आएगा के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अब हमें ये नहीं पता है कि ए और बी की पावर जो है वो कितनी है। वो पता चल गया तो हमें ओवरऑल ऑर्डर पता चल जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर पता चल गया तो हम लोग रेट लॉ निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। देखो, हमने जब इसको 0.3 से 0.6 किया और बी को कांस्टेंट रखा, हमने क्या किया? देखो, बेसिकली हमने ए को डबल किया और बी को कांस्टेंट रखा, तो रेट भी डबल हो गया। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि लीनियरली डिपेंड कर रहा है। ठीक है। फिर हमने क्या किया? ए को कांस्टेंट रखा, 0.6 था 0.6 ही रखा, और बी को हमने कुछ पर्टिकुलर बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 4 गुना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि 0.05 इंटू 4 टाइम्स करोगे तो देखो ये 0.2 आ रहा है, तो हमने बी को 4 गुना बढ़ा दिया, तो ये रेट भी 4 गुना बढ़ गया। जब ए कांस्टेंट रहा और बी को 4 गुना बढ़ाया तो रेट भी 4 गुना बढ़ गया। इसका मतलब बीटा की भी वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि लीनियरली बढ़ रहा है। ये 4 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 4 गुना बढ़ रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 2 टाइम्स हो रहा है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 है। तो रेट लॉ कितना आ गया? आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1। तो इस चीज को आप लोग आराम से बैठ के स्टेटमेंट में सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने लेक्चर्स में करके दिखाया था। अब कुछ लोग यहाँ पे गुस्सा हो रहे हैं कि लेक्चर लेक्चर बार बार बोल रहे हैं। हाँ, तो देखो ना, लेक्चर किसी और का देख के आए हो लेक्चर और यहाँ पे एक्सरसाइज देख रहे हो, तो ऐसा ही बताऊंगा और कैसे। बाकी आप समझदार हो तो खुद से बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और मेरे लेक्चर देखो तो मैंने बताया आपको कैसे करना है ये सब, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे डन हो गया है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल की सॉल्विंग शुरू करते हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग मैं अच्छे से ही कराऊंगा, चाहे जहां से करके आए हो समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 20 millimole to 8 millimole in 38 minutes. ये तो मैंने हमेशा की तरह आपको बोला है कि ये हमेशा आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन देगी जिससे आपको एक वैल्यू निकालनी है, और उस एक वैल्यू से आपको दूसरी कंडीशन लगा के मेन वैल्यू निकालनी है। तो क्या बोला इसमें आपको? यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिलीमोल से 8 मिलीमोल आ गए 38 मिनट में। ठीक है, टाइम दे दिया, एट भी दे दिया। ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन आपसे पूछ रहा है। हाफ लाइफ पूछ रहा है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ln2/k। तो बेसिकली मेरे पास के नहीं है, तो के निकालने के लिए मुझे पहली कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन से मैं के निकालता हूँ। के इज इक्वल्स टू 1/t ln ए नॉट बाय ए टी। ए नॉट कितना है? 20 मिलीमोल। ए टी कितना है? 8 मिलीमोल। तो लगा देते वैल्यू। के इज इक्वल्स टू 1/टी कितना है? 38 ln ए नॉट कितना है? 20। ए टी कितना है? 8। ठीक है। तो ये के की वैल्यू हो गई, तो के की वैल्यू आ गई 1/38 ln 5/2। ठीक है, ये हो गया के का वैल्यू। चलिए, तो टी हाफ निकालते हैं। टी हाफ इज इक्वल्स टू ln 2/k। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू ln 2/k। के कितना है? 1/38 ln 5/2। पलट दो।
तो टी हाफ इज इक्वल्स टू, पलट जाएगा तो 1/38 ऊपर जाएगा तो ये 38 हो गया। ये ln2 और ये ln2.5। तो वैल्यूज लिख लो देखो। 38 ln2 की वैल्यू होती है 0.693 और ln2.5 की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, वेट, जस्ट वेट अ मोमेंट। कैलकुलेटर है भाई, और क्या। चलो, ln2.5 0.916 होता है, ठीक है। ये हो गया 0.916, 0.916। तो 38 इंटू 69/91 कितना आता है? 0.75। ठीक है, और 38 इंटू 0.75 कितना होता है? 28.5। तो बेसिकली हमारा आंसर तो 28.5 आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन कर रखी है। समझ रहे हो? 0.69/0.91 के दौरान मैंने 693/916 की जगह 69/91 कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से इतना हुआ, लेकिन आप लॉग लेके करोगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो टेंशन मतलब, आपका आंसर 28.7 ही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया हमारा हाफ लाइफ। समझा कैसे किया? एक कंडीशन लगाओ, दूसरी कंडीशन से आंसर पाओ। ठीक है, चलो छाप लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर। ठीक है, तो के निकालने के लिए आपको पहले हाफ लाइफ दे रखी है, तो चलो निकाल लेते हैं पहले। तो के इज इक्वल्स टू आ जाएगा ln2/t हाफ। फॉर्मूला सही है। ln2 है 0.693 और हाफ लाइफ है 1.7। डिवाइड कर दो। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 1.7 कितना आ गया? 0.407। तो ये आ गया 0.407 आपका के। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा 20% रिएक्टेंट को रिएक्ट होने में। तो आपको अगेन फॉर्मूला लगाना है अभी यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है आपको। टी इज इक्वल्स टू 1/k ln a0/at। तो मान लेते हैं शुरू में 100% था। ठीक है, तो 1/k ln शुरू में 100 मिलीमोल था। ठीक है, हमने मान लिया कि भैया जो a0 है वो था 100 मिलीमोल/dm³ ठीक है, और अभी 20% रिएक्ट हो गया है, तो बचा कितना होगा? 80 मिलीमोल/dm³ हमने मान लिया। आपकी मर्जी है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, a0/0.2 a0, सॉरी 0.8 a0। ठीक है, बट आपकी मर्जी है तो आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हमने मान लिया, लेट, हमने बोला लेट a0 इज इक्वल्स टू 100 मोल/dm³ और at इज इक्वल्स टू 80 मोल/dm³। ठीक है, तो a0 है 100, at है 80। ये आ गया 1/0.407 और ये ln2.5, सॉरी हाँ ln2.5, ln5/4। ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं देखो। 1/0.407 मल्टीप्लाइड बाय ln 1.25, 0.54। ओके, हाँ 0.548। कितना वैल्यू आया? ये क्या आंसर आया हमारा? आर्स में आया है। हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए मिनट में, है ना। तो 0.548 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, आंसर आ गया 32.8, 32.89 मिनट्स। 30.89 को अगर आप अप्रोक्सीमेट लोगे तो 32.9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो था कुछ नहीं, सिंपली हम लोगों ने किया। कैसे किया? सबसे पहले जो कंडीशन आपको दे रखी थी, उस कंडीशन से हमने क्या किया? उस कंडीशन से हमने निकाला। ठीक है, उस कंडीशन से हमने क्या किया? उस कंडीशन से हमने निकाला के को, और के निकलते ही हमने टी निकाल दिया। जो भी बोला है वैसा पुट करते जाओ, आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 104 किलो जूल। किलो जूल है, यहाँ ध्यान रखना, इसको जूल में कन्वर्ट करना। तो जूल में कर देते कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा 10,400 जूल पर मोल। ठीक है, रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। रेट कांस्टेंट 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? तो इस पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, ln k2/k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर
1/T1 - 1/T2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो T1 कितना है? T1 है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। T2 कितना है? T2 है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 303 केल्विन। ठीक है। तो ln K2/K1, K2 कितना है? नहीं पता। K1 कितना है? 3.7। तो K2/3.7 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू, एक्टिवेशन एनर्जी है 10,400 और आर की वैल्यू है 8.314, और ये 1/298 -1/303। अब रिजॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, एंटी लॉग वगैरह लेके सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एंटी लॉग वगैरह लेना है तो मेरे पास फिलहाल लॉग बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के ऊपर कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लेना। के की वैल्यू आ जाएगी 7.4। ठीक है, ये और कुछ नहीं यहाँ पे। वैसे ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आने का बहुत ही रेयर चांस है, 0.01%। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इतनी लेंदी वो देते नहीं अक्सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हम्म अब क्वेश्चन में बोल रहा है हुज रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब जो उनका K2 है वो 2 K1 आ जाए। ठीक है, मतलब पहले रेट कांस्टेंट था K1, और अभी कितना हो गया? 2 K1। K1 पे टेम्परेचर कितना था? 303। अभी कितना है? 313। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगाना है, ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। K2 कितना है? डबल हो गया ना, तो ये हो गया 2 K1। नीचे भी K1। EA कितना है? निकालना है। R कितना है? 8.314। T1 कितना है? 303। और T2 कितना है? 313। ठीक है, तो ये K1 कट गया, तो ये हो गया ln2 इज इक्वल्स टू EA/8.314। इधर आ जाएगा 10/303 इंटू 313। तो मैं 303 इंटू 313 की वैल्यू निकाल देता हूँ। ln2 तो फिलहाल 0.693 हो जाएगा, इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 अपॉन में आ जाएगा 10, और इज इक्वल्स टू आ जाएगा EA। ठीक है, ओके देखो, 0.69 इंटू 8.314 इंटू 303, अरे यार, इंटू 303 इंटू 313, 543,862 और डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा फाइनल आंसर आया है EA का 54386.2। ठीक है, तो इतना जूल हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। बट फाइनल आंसर आप देख रहे हो यहाँ पे किलो जूल में दे रखा है इन्होंने, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। 1000 से डिवाइड करोगे तो 54.38 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका आंसर वैसे 54.66 है, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा एक रेंज दिया रहता है, इस रेंज के अंदर अगर बच्चे ने आंसर लिखा है तो उसको सही करना है आपको। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आपका आंसर सही माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4 हो गया, 5 कहाँ है? ये रहा 5। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन इफ इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब बेसिकली ये आपसे ए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट रिएक्शन का इतना है, मतलब जूम करना पड़ेगा थोड़ा। चलो देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट T इज इक्वल्स टू 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, K कितना है? 1.6 यार 10⁻³ ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब आपसे A, और ये आपको दिया है 56 जूल, 56 किलो जूल ना, तो 56,000 जूल। तो मैं चलिए, तो एकदम प्रॉपर हो गया। तो EA इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 56,000 जूल। फॉर्मूला क्या था हमारा? K इज इक्वल्स टू
ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। लॉग ले लोगे तो क्या होगा देखो, लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। के कितना है 1.6 इंटू 10⁻³ तो एल एन 1600 इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए कितना दे रखा है 56,000, ये हो गया 8.314 और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस मतलब 773 केल्विन है ना। तो सॉल्व कर लेना आप लोग इसको, क्योंकि करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कर लेना इसको आगे सॉल्व, कुछ भारी है नहीं। एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको, कैसे, इसको वहां करना पड़ेगा, वहां करोगे तो ये आएगा 5600 अपॉन 8.314 इंटू 773, उसको यहाँ करोगे तो वो हो जाएगा एल एन ए अपॉन 1600। अब दोनों साइड आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं आगे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 5600 इंटू 8.314, 5600 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 773, ये आ गया 0.871 और ये है एल एन ए अपॉन 1600। जैसे ही आप दोनों साइड एंटी लॉग लोगे, ठीक है, जैसे ही आप दोनों साइड एंटी लॉग लोगे तुरंत आपका काम हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ एंटी लॉग, देखता हूँ अगर एंटी लॉग मैं सही ले रहा हूँ तो 0.871 नहीं, ये दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग लेते ही आपको ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.871 और यहाँ पे लॉग गायब हो जाएगा तो ए अपॉन 1600 हो जाएगा। उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको 1600 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी एमसीक्यू में कर चुके हैं, तो वहीं से आप लोग छाप लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। ठीक है, 40 मिनट में 30% डिकम्पोज होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ए नॉट है वो है 100 कैपिटल एम। तो ए टी बचा कितना होगा 30% डिकम्पोजिशन के बाद 70 कैपिटल एम, है ना। तो के निकालना पड़ेगा, तो के इज इक्वल्स टू 1/T एल एन ए नॉट बाय ए टी। टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट, तो 1/40 एल एन ए नॉट है 100 और ए टी है 70, तो ये हो गया 1/40 एल एन 10/7। 10/7 कितना होता है 1.4444, 1.4447। ठीक है, तो एल एन 1.42 कर लेता हूँ। ओके, तो 1/40 कितना आया 0.025, तो 0.025 और एल एन 10/7 की वैल्यू कितनी आएगी, एल एन 1.427। ओके, 0.0, यह 0.00088। ओके, तो ये वैल्यू आई हमारी के की। ठीक है, अब हमें निकालनी है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता ही है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू क्या है 0.0088। सॉल्व कर लो इसको, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0088, 78.75 आ रहा है। अगेन लॉग कैलकुलेशन करोगे तो एकदम प्रॉपर आंसर आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर जो होता है वो लॉग के हिसाब से शायद दिया रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। वही है यार, एक कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन निकालो और क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 कहाँ है, 9 ही क्वेश्चन है ना शायद। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लॉग के इज इक्वल्स टू, अरे भाई ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो आपको दे रखा है लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ टी, ये आपको दे रखा है और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने बोल रहा है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी।
तो एल एन के इज इक्वल टू आएगा एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे लॉग का बेस 10 है, तो मुझे इस एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एल एन को मैंने लॉग में कन्वर्ट किया, तो 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ठीक है। तो 2.303 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो। ये लॉग के बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग ए बेस 10 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी आएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, बस इसी इक्वेशन से आपको कंपेयर कर लेना है। तो देखो लॉग 10 के सही है, लॉग 10 ए सही है। कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो ये नंबर 1 ले लो और ये नंबर 2 ले लो। सो बाय कंपेयरिंग 1.25 इंटू 10⁴ टी जो है वो इक्वल आ गया ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आर निकालना है ना, ई ए निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ से मेरे ख्याल से जो टी है वो नीचे रहना चाहिए था यहाँ पे, है ना, क्योंकि टी अगर नीचे रहेगा तो ही यहाँ पे कैंसिलेशन हो पाएगा। देखो टी नीचे ले लेते हैं, तो जैसे ही टी नीचे लोगे तो ये टी और ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई ए की वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁴। 1.25 इंटू 10⁴ मतलब 125 और 20। ठीक है, 125 और डबल जीरो इंटू 2.303। और आर की वैल्यू क्या है, 8.314। ठीक है, 12500 इंटू 8.314 इंटू 2.303। तो ये आ गया 2393392। ठीक है, ये की वैल्यू आ गई 2393392 जूल। ये आ गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। बट क्योंकि ये जूल में है और हमें किलो जूल में चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 0.3 पीछे चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो 239.3 किलो जूल आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। समझ गए। तो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, ये टी जो है इसको डिनोमिनेटर में ले लेना, वरना कैंसिलेशन तुम ही सोचो कैसे होगा, है ना। और टी के बारे में कुछ दिया भी नहीं है, तो यहाँ से टी और टी कैंसिल आउट होगा कंपेयर करके। समझ गए ना, ये आपका मेन इक्वेशन दिया हुआ था और ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से लॉग 10 के सेम, फिर ये इसकी जगह हो गया, फिर ये इसकी जगह क्या हो गया, ये हो गया। तो इन दोनों को हमने कंपेयर करके यहाँ पे लिख लिया और फिर इसको वहां भेज दिया और सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा डायरेक्टली एकदम परफेक्टली आ गया, है ना, इस तरीके से। चलो, तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट 300 केल्विन विद एन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी दिस कोलाइड। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोलाइड हो सकते हैं, वो क्या होता है उसका वैल्यू, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था जाते जाते। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को एफ से डिनोट कर दो, ई की पावर माइनस ई ए कितना है 50,000, आर कितना हो गया 8.314, टी कितना दे रखा है 300। ठीक है, तो ये हो गया ई की पावर -20। ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ई की पावर -20 अब कैसे कैलकुलेट कर ले, 1 अपॉन ई की पावर 20 ले लो। तो कोशिश करता हूँ मैं। ई की पावर 25, तो ई की पावर 20 इतनी आती है देखो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो जो भी आया है, एफ इज इक्वल्स टू 1/48516519 ठीक है, 1/, एक्चुअली आप इसको एंटी लॉग लेके करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, बट कैलकुलेटर में एंटी लॉग वाला सिस्टम है नहीं, वरना वो करा देता मैं यार। तो इसके बाद हमारा जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2.06 इंटू 10⁻⁹। तो यही अप्रोक्सीमेशन करके 2 इंटू 10⁻⁹ आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, चलो, नहीं समझे, देखो फिर से करा देता हूँ मैं। जो नहीं समझे मैं उनको फिर से करा देता हूँ। देखो थोड़ा टेढ़ा भी हो गया था, तो थोड़ा साफ सुथरा भी लिख दिया जाएगा, है ना। फॉर्मूला ये होता है, इतना तो समझ में आया ही होगा, और नहीं आया तो आप समझ लो कि फॉर्मूला यही होता है, इज इक्वल्स टू ई
ये कितना होता है? ये होता है 50,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर होता है 8.314 और टेम्परेचर दे रखा है 300। तो 8.314 इंटू 300 को मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 25। 24.92 होता है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया 25। ठीक है। तो 300 इंटू 8.314 था, तो ये बेसिकली 2500 हो गया, है ना। या तो चाहिए तो यहीं पे 0000 कैंसिल आउट कर दो, तो 8.314 इंटू 3 25 ही आएगा, है ना। ओके। तो 500/25 कितना हो गया? e⁻⁻20। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज इक्वल्स टू आ गया 1/e⁻20, फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब e⁻20 की वैल्यू आई थी 1,4851,65195। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आया था 2.06 इंटू 10⁻⁻9। अप्रोक्सीमेशन करके लिख दिया गया 2 इंटू 10⁻⁻9। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। आसान है। चलो, छाप लो इसको। ठीक है। तो बस फॉर्मूला याद रखो, बाकी एंटी लॉग वगैरह लेके आराम से इसको कर लोगे, ठीक है। चलो, इसी के साथ इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सम अदर चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्विंग करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।